दोस्तों नमस्ते। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिक्षमता, अभियोग्यता, एप्टीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने चर्चा की थी जैसे कि ये टॉपिक्स जो हैं ये अपनी जो एनसीईआरटी और बाल विकास का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये जो अभिक्षमता होती है वो बुद्धि टॉपिक का पार्ट है। और इस पे स्पेशली स्कूल व्याख्याता में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, सीटेट में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और एक प्रश्न आपके आरटीआई पे पूछा गया है। तो कंप्लीटली समझना है अभिक्षमता क्या है, अभियोग्यता क्या है। सबसे पहले आप अर्थ को समझ लें। एप्टीट्यूड, एक तो आता है एटीट्यूड, दृष्टिकोण, वो होता है एटीट्यूड। ये होता है एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, अभियोग्यता। तात्पर्य क्या है? किसी कार्य को करने की विशेष योग्यता, मतलब किसी भी कार्य को करने की या किसी क्षेत्र विशेष में, किसी विषय विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में या किसी विषय विशेष में करने की विशेष योग्यता। कौन सी योग्यता? विशेष योग्यता यदि आप में है तो वो आपकी क्या है? अभिक्षमता है। इसको आप दक्षता शब्द कह दें, इसको आप कुशलता कह दें, आप इसको प्रवीणता कह दें। तो ये चारों पांचों शब्द मतलब किसी भी कार्य को करने की, किसी कार्य विशेष को करने की, किसी क्षेत्र विशेष में करने की आपकी विशिष्ट योग्यता, आपकी विशेष कुशलता, आपकी विशेष दक्षता, आपकी विशेष प्रवीणता, ये क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। एक बच्चा संगीत में बहुत अच्छा है, ये अभिक्षमता है। एक बच्चा डांस करने में बहुत अच्छा है, ये अभिक्षमता है। एक बच्चा दौड़ने में बहुत अच्छा है, ये अभिक्षमता है। एक बच्चा लिखने में बहुत अच्छा है, ये अभियोग्यता है। तो ये अभिक्षमता, अभियोग्यता, एप्टीट्यूड यानी किसी भी कार्य को किसी क्षेत्र विशेष में, किसी विषय विशेष में करने की आपकी विशिष्ट योग्यता, विशेष प्रवीणता, विशेष कुशलता, विशेष दक्षता, ये क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। तो उस कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता, ये जो इसका सामान्य अर्थ है वो स्कूल व्याख्याता 2012 और 14 में बहुत बार पूछा गया है। तो ये तो इसका सामान्य हो गया, किसी कार्य, किसी क्षेत्र विशेष में विशेष योग्यता, विशेष कार्य करने की विशेष दक्षता, कुशलता क्या कहलाती है? अभिक्षमता। अब अपन बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। देखिए डेफिनेशन की यदि बात करते हैं तो मैं दो डेफिनेशन इसमें आपको लिखा रहा हूं, दोनों आप नहीं देखें, केवल एक देख लें, क्योंकि इन टॉपिक्स पे परिभाषाओं पे बहुत कम प्रश्न आते हैं। पहली परिभाषा है बिंघम के अनुसार। किसके अनुसार? बिंघम। बिंघम क्या कहता है? किसी कार्य को ज्ञान, मतलब किसी कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण के पश्चात ज्ञान, दक्षता व प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता। यानी किसी क्षेत्र में प्रशिक्षण के पश्चात, किसके पश्चात? प्रशिक्षण के पश्चात ज्ञान, दक्षता वह प्रतिक्रिया सीखने की योग्यता। ज्ञान, दक्षता व प्रतिक्रिया सीखने की योग्यता क्या कहलाती है? अभियोग्यता। तो ये परिभाषा किसकी? बिंघम की। किसी कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण के पश्चात ज्ञान, दक्षता व प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता अभिक्षमता कहलाती है। ये डेफिनेशन किसने दी है? बिंघम ने दी है। दूसरी परिभाषा की हम बात करेंगे, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आप नॉर्मली देख लीजिएगा। फ्रीमैन के अनुसार आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अभियोग्यता उन विशेषताओं का समूह है। किसका समूह है? उन विशेषताओं का समूह है जो व्यक्ति की विशिष्ट कुशलता या योग्यता को व्यक्त करती है। उन विशेषताओं का समूह है जो व्यक्ति की विशिष्ट कुशलता व योग्यता को व्यक्त करती हैं। जैसे आप भाषण में बहुत अच्छे हैं, आप गाना गाने में बहुत अच्छे हैं, आप नृत्य करने में बहुत अच्छे हैं, तो इसको इसने क्या कहा है? फ्रीमैन ने कहा है। तो ये परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं, नॉर्मली इसको देख लीजिएगा। अब अपन पहला बिंदु, अर्थ समझ में आ गया आपके? किसी भी कार्य विशेष को करने की विशेष योग्यता आपकी क्या है? अभिक्षमता है। कि मैं डांस में बहुत अच्छा हूं, मैं गाने में बहुत अच्छा हूं, मैं दौड़ने में बहुत अच्छा हूं, मैं लिखने में बहुत अच्छा हूं। अब सबसे पहली चीज समझनी है प्रकृति, नेचर ऑफ एप्टीट्यूड। देखिए कुछ किताबों में इसको अभिरुचि भी बोला गया है। ये बड़ा कंफ्यूजन का विषय है। साइकोलॉजी की टेस्ट किताबें इतनी उलझी हुई हैं, समझ में नहीं आता क्या है। मूल रूप से शब्द है अभिक्षमता, अभियोग्यता, एप्टीट्यूड। कुछ किताबों में, जेएस वाले जैसी किताबों में इसको अभिरुचि भी बोला गया है। बाकी अच्छी जो टेस्ट किताबें हैं एमए लेवल साइकोलॉजी की, उसमें सिर्फ अभिक्षमता इसको बोला जाता है। प्रकृति। अब पहला प्रश्न आता है कि अभिक्षमता क्या है? देखिए मनोवैज्ञानिक मापन और परीक्षण की जितनी भी किताबें हैं उनमें माना गया है कि अभिक्षमता एक जन्मजात प्रकृति है। जैसे बुद्धि जन्मजात होती है, क्योंकि इसका संबंध किससे? बुद्धि से, तो इसको क्या माना गया है? जन्मजात। यद्यपि कुछ किताबों में इसको अर्जित भी माना गया है। क्या माना गया है?
क्या प्रशिक्षण के पश्चात भी तो कोई चीज सीख सकते हैं, इसलिए अर्जित भी है। तो मूल रूप से तो क्या है, ये जन्मजात। लेकिन ऐसा पर्सन नहीं आएगा, विवादित पर्सन, क्योंकि आएगा तो टेक्स्ट किताबों के रेफरेंस लगा के डिलीट भी किया जा सकता है। इसलिए मेरी आपको राय रही कि मूल रूप से जन्मजात है लेकिन ये अर्जित भी है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, मूल रूप से जन्मजात है तथा ये अर्जित भी होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। दूसरी विशेषता, अभिक्षमता का संबंध किससे होता है, व्यक्ति की योग्यता से। इसका संबंध किससे है, व्यक्ति की योग्यता से। और योग्यता किसका संकेत करती है, भविष्य की ओर। ये प्रश्न 2013 थर्ड ग्रेड में आया हुआ है कि अभियोग्यता का संबंध व्यक्ति के भविष्य से होता है, उन योग्यताओं से जो भविष्य की ओर संकेत करती हैं। तो जन्मजात भी है, अर्जित भी है, योग्यता से संबंध, और योग्यताएं किसकी ओर संकेत करती हैं, भविष्य की ओर। तीसरी चीज, अभिक्षमता का संबंध रुचि से होता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, इसको याद रखना है। दोनों प्रश्न आए हुए हैं। जहां रुचि होगी वहां अभियोग्यता होगी, यानी रुचि जिस कार्य में होगी वहां आप दक्षता अपने आप हासिल कर लोगे, और जहां दक्षता होगी वहां रुचि अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो रुचि और अभियोग्यता दोनों क्या चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आ गया। इस चीज को याद रखिएगा कि रुचि और अभियोग्यता में दोनों में कौन सा संबंध पाया जाता है, सकारात्मक संबंध पाया जाता है। चौथी विशेषता, अभियोग्यता वंशानुक्रम गुणा वातावरण का परिणाम है, यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही अभियोग्यता को प्रभावित करते हैं। ये तो लगभग हर टॉपिक का पार्ट है कि हर चीज जो है वो वंशानुक्रम वातावरण दोनों से प्रभावित होती है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का इसको प्रभाव पड़ता है, किस पे, अभियोग्यता पे। क्या एक अभियोग्यता दूसरे अभियोग्यता से अलग होती है, निश्चित रूप से अलग होती है। हर एक अभियोग्यता दूसरे अभियोग्यता से अलग होती है, स्वतंत्र होती है। तो अभियोग्यताएं क्या होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। पांचवी विशेषता क्या लिख लेंगे, अभियोग्यता एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती है। यानी कोई भी अभियोग्यता समान नहीं होगी, हर एक दूसरी अभियोग्यता दूसरी अभियोग्यता से अपने आप में क्या होती है, डिफरेंट होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे सातवीं विशेषता के बाद लिखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। यानी हम सब में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। आप में किसी में कुछ विशेष अभियोग्यता है, आप में किसी में कुछ विशेष अभियोग्यता, तो आप में सब में क्या पाई जाएगी, अलग अलग पाई जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है, स्वतंत्र होती हैं, रुचि संबंधित हैं, और वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जन्मजात भी है, अर्जित भी है, आपके भविष्य की ओर संकेत करेगी। और इसका संबंध कुशलता, दक्षता, प्रवीणता, इन सब शब्दों से, सामर्थ्यता, आप में किसी कार्य को करने की संभाव्यता, ये सब चीजों को कौन व्यक्त करता है, अभिक्षमता। ठीक है, ये तो इसकी प्रकृति। अगला जो प्रश्न बनता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्धि अभियोग्यता के कोई 3 घटक माने गए हैं, 3 पहलू हैं। तो अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको याद रखना अभियोग्यता के 3 घटक क्या है। तो अभियोग्यता के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, तो बुद्धि, इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि इसका पहला घटक होता है। बुद्धि जहां होगी वहां अभियोग्यता होगी। दूसरा रुचि, इंटरेस्ट, मैंने आपको पहले बता दिया है, रुचि जहां होगी वहां अभियोग्यता होगी। और तीसरा पेशेवर विलक्षणता। कौन सी विलक्षणता, पेशेवर विलक्षणता। अभी आपके लिए नया शब्द है, सर ये क्या होता है पेशेवर विलक्षणता। पेशेवर विलक्षणता का मतलब होता है कि उस कार्य में आप जैसा दूसरा नहीं है, यानी उस कार्य में आप बहुत डिफरेंट है दूसरों से, इसको अपन बोलते हैं पेशेवर विलक्षणता। तो बुद्धि, रुचि और पेशेवर विलक्षणता ये किसके घटक होते हैं, अभियोग्यता के घटक होते हैं, इसको याद रखिएगा। इसी के साथ एक छोटा सा बिंदु आपको याद रखना है कि व्यक्ति हुए हैं सुपर। कौन हुए हैं, सुपर। इन्होंने अभियोग्यता की 4 घटक बताया। किसने बताए 4 विशेषताएं, सुपर ने बताई। तो इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप नॉलेज दिमाग में रखना। विशिष्टता इन्होंने बताई है कि अभियोग्यता जो होती है वो विशिष्ट होती है, यानी अपने आप में स्पेशल होती है, दूसरों में आप में कुछ ना कुछ उसमें अलग होती है, जैसी दूसरों में नहीं होगी। दूसरी एकात्मकता, वो एक रूप में होगी, यानी सभी योग्यताओं का एक समूह के रूप में होती है, एकात्मकता। तीसरी सीखने में सुगमता, जिसमें अभियोग्यता होगी उससे आप में सीखने में क्या होती है, सुगमता होती है। और चौथी स्थिरता, स्टेबिलिटी होती है, इसमें क्या होती है, स्थिरता। किसने बताई है, सुपर ने। विशिष्टता, एकात्मकता, सीखने में सुगमता और स्थिरता। स्थिरता का मतलब है अभियोग्यता जो होती है वो स्थिर होती है, मतलब परिवर्तनशील बहुत कम होती है। परिवर्तन हो सकता है अभियोग्यता में, लेकिन एक समय के बाद होगा। ऐसे नहीं कि तुरंत अभियोग्यता में परिवर्तन हो गया, बहुत लंबे समय के बाद हो सकता है कि उस चीज को आप भूल गए, कमजोर पड़ गई। तो इसलिए इसको क्या माना गया, स्थिर माना गया। सीखने में सुगम होगी, एकात्मक होगी, विशिष्टता होगी। और एक ये भी याद रखना नॉर्मली कि अभियोग्यता को अमूर्त संज्ञा कहा गया है। क्या कहा गया है, अमूर्त संज्ञा कहा गया है। अमूर्त संज्ञा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये केवल अनुभव की जाती है, इसको तोला नहीं जाता।
कि भाई अभियोग्यता आप में 2.5 किलो है, 5 किलो है, 500 ग्राम है, तो अभियोग्यता अभिक्षमता को तोला नहीं जा सकता, इसलिए क्या माना गया है, अमूर्त संज्ञा माना गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना सुपर के अनुसार। अब हम बात करेंगे अभियोग्यता के प्रकार क्या होता है। अभिक्षमता अभियोग्यता के कितने प्रकार होते हैं, तो अभिक्षमता अभियोग्यता के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। कौन कौन से, इस पे अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। अभी तक प्रश्न विशेषताओं के ऊपर और इसके अर्थ के ऊपर प्रश्न पूछा गया। पहले ये संवेदनात्मक अभियोग्यता। संवेदनात्मक अभियोग्यता का मतलब क्या होता है, संवेदना किसे कहते हैं, ज्ञान की पहली वस्तु, ज्ञान का पहला मार्ग, दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद, ये हमारी 5 संवेदनाएं हैं। जैसे हमारे प्राचीन समय में हम देखते हैं कि हमारे घर में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सूंघने की बहुत अच्छी योग्यता है, वो सूंघ के बता देंगे ये चीज ऐसी है। किसी को स्वाद ग्रहण करने की भी क्षमता है कि वो सब्जी को टेस्ट करके बता देगा कि उसमें नमक कम है ज्यादा। कई लोग मेरे जैसे होते हैं उनको पता नहीं चलता नमक कम है ज्यादा है, तो स्वाद ग्रहण करने की है, सूंघने की है, कोई चीज को छू के पता लगा देते हैं कि यार ये चीज ये है। तो ये दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद, इसमें आप जैसा दूसरा नहीं है, आप उसमें विशिष्ट योग्यता रखते हैं। ये आपकी कौन सी योग्यताएं होती हैं, संवेदनात्मक। इसी प्रकार दूसरी योग्यता होती है मैकेनिकल। मैकेनिकल कौन सी होती है, मैकेनिकल का मतलब है कि आप उस यांत्रिक कार्य में बहुत स्पेशल हैं। जैसे लोहार मतलब लोहारगिरी में दक्ष है, बढ़ई जो होता है वो बढ़ईगिरी में दक्ष है, कुंभकार जो है वो चाक घड़े निर्माण में दक्ष है, वो उसकी कौन सी अभियोग्यता होगी, मैकेनिकल अभियोग्यता होगी। इसी प्रकार तीसरी होती है कलात्मक अभियोग्यता। कलात्मक समझ रहे हैं, जैसे संगीत में आप बहुत अच्छे हैं, नृत्य में बहुत अच्छे हैं, अभिनय में बहुत अच्छे हैं, तो संगीत, नृत्य और अभिनय ये कौन सी अभियोग्यता है आपकी, कलात्मक अभियोग्यता। इसी प्रकार चौथी अभियोग्यता होती है व्यवसायिक अभियोग्यता। व्यवसाय का मतलब क्या है, जैसे आप वकालत में बहुत अच्छे हैं, इसमें अच्छे हैं, वकालत में बहुत अच्छे हैं, आप लिपिक कार्य में बहुत अच्छे हैं, तो ये कौन सी अभियोग्यता होगी आपकी, व्यवसायिक अभियोग्यता होगी। और पांचवी और अंतिम होती है शैक्षिक अभियोग्यता। कौन सी अभियोग्यता, शैक्षिक। शैक्षिक का मतलब है अध्ययन अध्यापन, मतलब जैसे आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कोई टीचर पढ़ाने में बहुत अच्छा है, तो अध्ययन और अध्यापन कौन सी अभियोग्यता होगी, शैक्षिक अभियोग्यता। तो ये अभियोग्यता के 5 प्रकार हैं, संवेदनात्मक, दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध, स्वाद, मैकेनिकल यांत्रिक कार्य, कलात्मक संगीत, नृत्य, अभिनय, व्यवसायिक वकालत कार्य, लिपिक कार्य है, शैक्षिक अभियोग्यता अध्ययन और अध्यापन। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अब थोड़े से हम चर्चा करेंगे अभिक्षमता की उपयोगिता क्या है, मतलब इसकी यूटिलिटी क्या है, कहां कहां इसकी उपयोगिता हो सकती है, थोड़ा सा आपको समझना है। इस पे एक प्रश्न 2013 थर्ड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है, तो उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको थोड़ा सा आप नजर में रखें। तो नॉर्मल सा बिंदु है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा उपयोगिता कहाँ होगी। अभियोगिता की उपयोगिता क्या है, आप बच्चों का वर्गीकरण कर सकते हो, यानी पूरी क्लास को डिवाइड कर सकते हो कि इन बच्चों में ये अभियोग्यता है, तो क्लास का वर्गीकरण करने में या श्रेणीकरण करने में इसकी उपयोगिता है। सबसे बड़ी चीज तो पूरी क्लास को डिवाइड कर सकते हो उनकी योग्यताओं के आधार पे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो। ये आया हुआ प्रश्न है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। भविष्यवाणी करने में यानी आप बच्चे के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे बच्चे की शुरुआती योग्यताएं देख ली आपने, क्या बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है मतलब भविष्य में पेंटर बन जाएगा, डांस बहुत अच्छा करता है नृत्य बन जाएगा, गाना बहुत अच्छा गाता है मतलब गायकार बन जाएगा, तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। तीसरा, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में कि अभियोग्यता के आधार पर चल जाएगा बच्चे में ये कमियां हैं और ये उपचार कर सकते हैं, इन अभियोग्यताओं को अपन बढ़ा सकते हैं। तो निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में विषय चयन में कि बच्चे में कौन सा विषय लेना चाहिए, इस बच्चे में ये एबिलिटी है तो इसके लिए आर्ट्स संकाय अच्छा रहेगा, इसके लिए कॉमर्स अच्छा रहेगा, इसके लिए विज्ञान अच्छा रहेगा, तो विषय व संकाय चयन में इसको आप उपयोगी बना सकते हो। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन देने में, व्यवसायिक निर्देशन देने में कि बच्चे को किस फील्ड में व्यवसायिक कोर्स करना चाहिए, कौन सी एजुकेशन ग्रहण करनी चाहिए, शैक्षिक व्यवसायिक निर्देशन, विशेष संकाय चयन, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, भविष्यवाणी करने में, वर्गीकरण करने में, श्रेणीकरण करने में, रुचियों का विकास करने में, इन सब में अभियोग्यता की उपयोगिता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, अभियोग्यता का प्रयोग किस में किया जा सकता है, भविष्यवाणी करने में। तो ये उपयोगिता होगी, अभियोग्यताओं के प्रकार हो गए, अभियोग्यता का अर्थ हो गया। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए वो किससे पूछे गए, अभियोग्यता की विशेषताएं याद रखिएगा, अभियोग्यता के घटक याद रखिएगा, अभियोग्यता का अर्थ क्या है, यानी किसी कार्य विशेष में विशेष योग्यता, विशेष क्षमता अभियोग्यता कहलाती है। उपयोगिता में ये पूछा गया है आपका भविष्यवाणी करने वाला। और अंतिम रूप से क्या प्रश्न बन सकता है, इसकी मापन पे एक प्रश्न बन सकता है अभियोग्यता के मापन पे। तो अभियोग्यता का जो मापन है उस पे दोस्तों अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन आप शॉर्टली आजकल क्या कि ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है मापन वाला। पहले इस पे कोई प्रश्न नहीं आते थे बट आजकल बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो अभियोग्यता के जो मापन है उनमें अपन 2 प्रकार के टेस्ट पढ़ते हैं। एक तो स्वतंत्र अभियोग्यता परीक्षण, स्वतंत्र
अभियोग्यता परीक्षण और एक है बहुल अभियोग्यता परीक्षण। ये दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। आप दोनों को पढ़ लें, बहुत बढ़िया है। दोनों को नहीं पढ़ पाओ आप इनको पढ़ लेना। स्वतंत्र अभियोग्यता परीक्षण का मतलब है कि पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में, जैसे लिपिक, यांत्रिक, संगीत, ठीक है, हस्तकला, कोई भी एक आ गई, लिपिक हो गया, यांत्रिक हो गया, संगीत हो गया, हस्तकला हो गया, मतलब पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में आपकी योग्यता का मापन किया जाएगा, वो टेस्ट क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र अभियोग्यता परीक्षण। अब जैसे लिपिक अभियोग्यता परीक्षण में कई टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। डेट्रॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाया है। एक मिनीसोटा, ठीक है, एक मेरी क्यूरी। इसी प्रकार यांत्रिक के भी मिनीसोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने टेस्ट बनाए हैं, मतलब इतने महत्वपूर्ण नहीं है, नॉर्मली इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। संगीत पे ड्रेक ने बनाया है, सिशोर ने बनाया है। हस्तकला पे हेक्टनर ने बनाया है, अंगुली निपुणता परीक्षण। तो ये सब नॉर्मली आते हैं स्वतंत्र अभियोग्यता परीक्षण। लिपिक अभियोग्यता, यांत्रिक, संगीत, हस्तकला, इनको नॉर्मली आपको देखना है, इनको ज्यादा रटना नहीं है, इतना महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुल अभियोग्यता परीक्षण। अब बहुल अभियोग्यता परीक्षण में क्या आता है? बहुल अभियोग्यता परीक्षण का मतलब ये होता है कि जो एक साथ बहुत सारी योग्यताओं का मापन करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 टेस्ट आपको याद रखने हैं। एक तो डीएटी परीक्षण, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण। कौन सा परीक्षण? विभेदक अभिक्षमता परीक्षण। ये वेनेट, वेशमैन और सिशोर ने 1947 में बनाया था, ठीक है। ये सबसे लोकप्रिय टेस्ट माना जाता है अभियोग्यता का डीएटी परीक्षण, जिसको अपन बोलते हैं विभेदक अभिक्षमता परीक्षण। किसने बनाया है? वेनेट, वेशमैन और सिशोर। और ये लगभग 8 योग्यताओं का मापन करता है। कितनी योग्यताओं मापन करता है? 8 योग्यताओं का मापन करता है। और भारत में इसका अनुवाद किया था जे.एम. ओझा ने। भारत में इसका अनुवाद किसने किया है? जे.एम. ओझा ने इसने भारत में अनुवाद किया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। डीएटी परीक्षण का संबंध किससे है? अभिक्षमता से। केवल इतना पूछेगा। विभेदक अभिक्षमता परीक्षण बोलते हैं। वेनेट, वेसमैन, सिशोर ने इसको बनाया है। किसने? वेनेट, वेसमैन और सिशोर। 1947 में बनाया। भारत में अनुवाद किसने किया? जे.एम. ओझा ने भारत में इसका अनुवाद किया है। कितनी योग्यता मापन करता है? 8 योग्यता का मापन करता है। ये सबसे लोकप्रिय टेस्ट। दूसरा टेस्ट है बहुल अभियोग्यता परीक्षण में जीएटीपी। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, नाम देख लेना। जीएटीपी परीक्षण, सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण, सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण, ठीक है। नहीं, 1962 में अमेरिका का जो सैन्य नियोजन संघ था उसने इसको बनाया था। तो आपको इतना याद रखना है कि जीएटी परीक्षण का संबंध किससे? अभिक्षमता से। केवल नाम देख लेना। और ये 9 योग्यताओं का मापन करता है। कितनी अभिक्षमता का मापन करता है? 9 अभिक्षमताओं का ये मापन करता है। कौन सा परीक्षण? जीएटीबी। किससे संबंध है? अभिक्षमता से। तीसरा टेस्ट हलोनागन अभियोग्यता परीक्षण। हलोनागन अभियोग्यता परीक्षण, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना डीएटी है, फिर भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। फ्लोनागन अभियोग्यता परीक्षण, इसके प्रतिपादक फ्लोनागन ही थे। और ये कुछ किताबों में 19 अभियोग्यता लिखी हुई हैं और कुछ में लिखी हुई हैं 21। तो आप 19 से 21 याद रखना है, बड़ी साइकोलॉजी की दिक्कत है। तो 19 से 21 अभियोग्यताओं का मापन करता है। प्रतिपादक कौन है? फ्लोनागन है। ये 3 टेस्ट आप याद रखना। बहुल अभियोग्यता परीक्षण में 3 टेस्ट महत्वपूर्ण है। 3 में डीएटी परीक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्वतंत्र अभियोग्यता परीक्षण मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का मापन करने वाला अभियोग्यता परीक्षण, जिसमें लिपिक अभियोग्यता, संगीत योग्यता, डेट्रॉइड लिपिक अभियोग्यता परीक्षण, यांत्रिक अभियोग्यता परीक्षण, अंगुली निपुणता परीक्षण, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में मापन करते हैं, वो स्वतंत्र कहलाएंगे। और जो बहुत सारी योग्यताओं मापन करते हैं वो कहलाते हैं बहुल अभियोग्यता परीक्षण। एक भारत में भी इसके लिए टेस्ट बना है, एसएटीबी, ठीक है ना, वैज्ञानिक अभिक्षमता योग्यता परीक्षण, एसएटीबी, ठीक है। ये भारत में बना था, बिहार के थे एकेपी सिन्हा, ठीक है, एकेपी सिन्हा और एलन सिन्हा।
इन्होंने भारत में कॉलेज के बच्चों में वैज्ञानिक अभियोग्यता का मापन करने के लिए, किसका मापन करने के लिए, वैज्ञानिक अभियोग्यता का मापन करने के लिए इस टेस्ट का निर्माण किया था, वैज्ञानिक अभियोग्यता का मापन करने के लिए। तो इसको SATBTC, बी नहीं है लास्ट में, सी करना है इसको ना, SATC, SAT परीक्षण, वैज्ञानिक अभिक्षमता योग्यता परीक्षण, AKP सिन्हा और एलन सिन्हा, इन्होंने भारत के जो कॉलेज के बच्चे हैं उनमें वैज्ञानिक अभियोग्यता का मापन करने के लिए इस टेस्ट को बनाया था। तो ये अभिक्षमता था, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में बहुत अच्छे से मतलब इसकी व्याख्या की गई। मतलब एनसीईआरटी में जो है कम से कम वो टॉपिक्स तो रीड के अकॉर्डिंग हमें सब पढ़ने, और चूंकि स्कूल व्याख्याता में भी आता है, सीटेट में भी आता है, तो आपको सबको पढ़ के जाना है। अभियोग्यता क्या होती है, अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या होते हैं, उपयोगिता क्या है, विशेषताएं क्या हैं, और इसके प्रमुख टेस्ट कौन से बनाए गए हैं। धन्यवाद। इस वीडियोज को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक, ठीक है। तो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नए टॉपिक होंगे। कोशिश रहेगी कि लास्ट के सब टॉपिक्स मैं करवा दूंगा, ठीक है, यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो। दूसरा, एक बड़ा दबाव रहता है, आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ईजी होता है, एक टॉपिक बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे खराब होता है, ये मान के चलिए आप। तो ये बहुत मुश्किल भरा काम होता है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के लिए हम करते हैं। तो इन चीज़ों को आप यूं मत लिया करो, आपको लगता है कि सर क्यों नहीं डालते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं डालने के लिए, कहीं जाना पड़ता है, वहाँ बनाना पड़ता है, फिर उसको डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसको नेट पे, तो ये चीज़ें बहुत परेशानी है। फिर भी मैं बिना परेशानी के आपकी दर्द को समझते हुए मैं कोशिश करूँगा आपको सभी वीडियोज़ उपलब्ध करवाऊँ। थैंक यू वेरी मच।